वर्जन ऑफ हेडलाइन ये कन्वर्ट करो और हमारा लीवर मैक्स। विनाश क्लासेज में स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में बताएंगे। इसका एक वीडियो हम पहले डाल चुके हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर हम केमिकली देखेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर होता क्या है। आप सभी को ही जानते हैं डीएनए जो है इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ बॉडी है एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बॉडी एंड प्रेजेंट इन एवरी सेल। हर एक सेल में ये प्रेजेंट रहता है। ईच एंड एवरी सेल ऑफ बॉडी कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए। एक तरह से आप डीएनए को बोल सकते हैं ये हमारे बॉडी का नक्शा है। जिस तरह हिंदी में हम किसी मकान का नक्शा बोलते हैं, उस तरह ये हमारे बॉडी का नक्शा है। मतलब हम जो भी हैं अपने आईने में, ये हमारा मिरर इमेज है। मिरर इमेज में जो हमारा फिजियोलॉजी है, जो हमारा चेहरा है, जो हमारा कद काया है, वो डीएनए के चलते ही है। इसलिए डीएनए जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको हमेशा इसके बारे में जानना ज़रूरी है। और ये बॉडी के अंदर सारे रिएक्शन एंड मेटाबॉलिज्म जो भी हो रहे हैं उसका जिम्मेवार डीएनए ही है। यहाँ थोड़ा सा इसका हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। एक्चुअली 3 साइंटिस्ट थे। 1962 में 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला। एक जेम्स वैटसन थे और एक क्रिक थे। जेम्स वैटसन, क्रिक और विल्किंसन। ये वैटसन और क्रिक मॉडल भी इसको बोलते हैं। डीएनए के स्ट्रक्चर को वैटसन क्रिक मॉडल बोलते हैं। और इसके स्ट्रक्चर को देने के लिए इनको नोबेल प्राइज़ 1962 में मिला था। एक और साइंटिस्ट इसमें थे, फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन को भी हालांकि उनको नोबेल प्राइज़ तो नहीं मिल पाया, लेकिन उन्होंने ही एक्सरे डिफ्रैक्शन से इसका स्ट्रक्चर पता करके एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया था। इसलिए ये इन्होंने स्ट्रक्चर दिया क्या था तो इसके डिटेल में समझना जरूरी। हम पहले बता चुके हैं हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में। डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, इसके बारे में हमको बता चुके हैं। और इसको हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, यहाँ इसकी ज़्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। अब सवाल यह है कि डीएनए बना क्या चीज़ से है। तो डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड से बना है। इसका नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड से बना है। और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड को हम मोनोमर कहेंगे यहाँ। मतलब कि ये मोनोमर यूनिट डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड मोनोमर के मिलने से जो पॉलीमर बनता है वही डीएनए है। बहुत सारे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड यूनिट जुड़ेंगे तो हम ये पॉलीमरिक डीएनए का निर्माण करेंगे। ये ठीक इसी तरह से है जिस तरह से स्टार्च, ग्लाइकोजेन या सेलुलोज जो भी है वो ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनता है और अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है। ग्लूकोज यूनिट्स जो बनता है को यूनिट से मिलकर स्टार्च वगैरह बनता है, स्टार्च, ग्लाइकोजेन। और अमीनो एसिड के मिलने से जब एक से अधिक बहुत ढेर सारे अमीनो एसिड मिलते हैं, पढ़ा चुके हैं, तो प्रोटीन बनता है।
डीएनए भी उसी तरह से है, मोनोमर यूनिट यहाँ पर इसका डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है, तो ये इसका मोनोमर यूनिट होगा। अब ये है कि ये हमने अभी बताया था, जो मेरा क्लास था प्रोटीन का लिपिड का, तो हम जानते हैं कि प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। यहाँ कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड। आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। और ईस्टर बॉन्ड होता है लिपिड में। लिपिड में ईस्टर बॉन्ड होता है, ये सब कोई जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइड बॉन्ड्स होता है। ये सारे बॉन्ड्स होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। वो आपको हम बताए भी थे, CONH होता है, ईस्टर बॉन्ड COR होता है, इनफैक्ट CO होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी होता है। तो ठीक उसी तरह यहाँ भी न्यूक्लियोटाइड जो आपस में जुड़ेंगे, वो न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड से जुड़ेंगे। फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड से जब न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो वो किस चीज का निर्माण करेंगे? वो डीएनए का निर्माण करेंगे। अब हमको जानना यह है कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जानने के लिए और हमको क्या करना होगा? अगर हम न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक डाउन करते हैं, तो हमें इसमें 3 सब कंपोनेंट मिलेंगे। पहला पेंटोज शुगर, इसमें मोनोसैकेराइड होता है। राइबोज होगा आरएनए में, और डीऑक्सीराइबोज होगा डीएनए में। एक तो ये कंपोनेंट हो गया। दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया? दूसरा नाइट्रोजीनियस बेस होगा। नाइट्रोजीनियस बेस क्या हो गया? ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो एक नाइट्रोजीनियस बेस एक न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ा रहता है। एक नाइट्रोजीनियस बेस एक न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ा रहेगा। तीसरा इसका कंपोनेंट होगा फॉस्फेट रेडिकल। तो ये फॉस्फेट रेडिकल नाइट्रोजीनियस बेस और पेंटोज शुगर से मिलके बना है न्यूक्लियोटाइड। इन तीनों के मिलने से बना है न्यूक्लियोटाइड। लेकिन अगर हम 1 और 2 पेंटोज शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस को सिर्फ कंसीडर करते हैं, तो इस दोनों के अटैचमेंट से जो चीज़ बनता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड अगर 1 और 2 से मिलके कोई बनेगा जो चीज़, वो न्यूक्लियोसाइड कहेगा। तो यहाँ हमको टाइड से मतलब है, साइड से मतलब नहीं है। अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ देख रहे हैं कि मोनोमेरिक यूनिट्स को जोड़ के डीएनए बन रहा है। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड। तो ये बन रहा है। तो पहले हम मोनोमर कैसे है उस मोनोमर के स्ट्रक्चर को जानेंगे, और उस मोनोमर के स्ट्रक्चर को जब हम 2-3 मोनोमर को साथ में जोड़ेंगे तो वो हमको डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड का कंप्लीट स्ट्रक्चर देगा। तो अभी हम न्यूक्लियोटाइड में जानते हैं, जैसे हमने अभी देखा है कि 3 पार्ट है इसका, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस और तीसरा फॉस्फेट बॉन्ड। अब तीनों का अलग अलग स्ट्रक्चर देख के जानेंगे और तब तीनों को हम बॉन्ड से जोड़ेंगे। अब जब जोड़ के जो चीज़ बनेगा वो न्यूक्लियोटाइड होगा। तो इसके लिए अब आपको देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पेंटोज शुगर से। अभी जो बताए मोनोसैकेराइड राइबोज का स्ट्रक्चर देखेंगे, डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर उसके बाद हम नाइट्रोजीनियस बेस का स्ट्रक्चर देखेंगे,
फिर फॉस्फेट रेडिकल का स्ट्रक्चर देखेंगे और तीनों को हम एक साथ जोड़ देंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं पेंटोज शुगर से। 3 चीज़ बोला था, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस और फॉस्फेरिक एसिड, फॉस्फेट रेडिकल, फॉस्फेट ग्रुप का। तो सबसे पहले हम पेंटोज शुगर से स्टार्ट करते हैं। पेंटोज शुगर जो है वो आप देखिएगा, इट विल लाइक दिस। ऑफ कोर्स इसमें पेंटागोनल स्ट्रक्चर होगा और ये इसका स्ट्रक्चर है OH H H H OH H CH2 OH। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये डीऑक्सी क्यों है। ये डीऑक्सी राइबोज का स्ट्रक्चर है फॉर DNA, और सिर्फ राइबोज होगा तो वो RNA का होगा। तो यहाँ चूँकि यहाँ हाइड्रोक्सिल एटम में से ऑक्सीजन नहीं है, एक ऑक्सीजन दोनों HH है, तो ये डीऑक्सी हो गया। एक O यहाँ से गायब है, एक O नहीं है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया C5H10O4। यहाँ O कितना हो गया 1 2 3 4 4 O हो गया। तो ये हो गया सीधे। अगर राइबोज हम लेते हैं, सिर्फ राइबोज, डीऑक्सी अगर नहीं लें, सिर्फ राइबोज लें जो कि RNA में यूज़ होता है, जो RNA का हिस्सा है, वैसी स्थिति में यहाँ सब कुछ सेम हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ एक OH आ जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि कहाँ OH है। यहाँ जो है एक OH आ जाएगा, यहाँ इस पोजीशन पर, यहाँ इस पोजीशन पर OH नहीं है। तो ये राइबोज हो गया, राइबोज फॉर RNA। ये RNA के लिए हो गया। तो हम यहाँ DNA के बारे में चर्चा करेंगे, RNA के बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे। एक्चुअली हमारे किसी स्टूडेंट ने बोला था कि सर प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह के बारे में कुछ वीडियो डालिए। तो बिना DNA और RNA को अच्छी तरह जाने हुए प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में हम नहीं जान सकते। इसलिए मैंने DNA का केमिकली क्या स्ट्रक्चर है, कौन से केमिकल मिलकर DNA बनाते हैं और कैसे ये स्पाइरल रिंग में लैडर में बदलते हैं, उसकी जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो आप ये जान गए, ये हम कह सकते हैं 1 ऑक्सीजन एटम एब्सेंट इन डीऑक्सी राइबोज कंपेयर टू राइबोज। अच्छा, अब इसको हम नंबरिंग कर लें। नंबरिंग 1 2 3, ये कार्बन एटम का नंबरिंग है, 4 और 5। नंबरिंग इंपॉर्टेंट है, नंबरिंग याद रखना है हमको। तो ये 5 कार्बन एटम है जिसको याद रखना है, तो ये ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज़ है, इसी हम बोर्ड पर देख लेते हैं साइड में। राइबोज की चर्चा हमने स्ट्रक्चर बता दिया है, लेकिन RNA के लिए है, अभी हम इसको हटा देते हैं। अब दूसरा पार्ट हम देख लें यहाँ जल्दी से, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट रेडिकल। फॉस्फोरस का वैलेंसी कितना है? फॉस्फोरस का वैलेंसी है 5। 2 ऑक्सीजन में चला जाएगा, एक OH, एक OH, एक OH, 5 हो गया फॉस्फोरस का वैलेंसी। तो ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया। जब हम इसके रेडिकल की बात करेंगे तो H यहाँ से रिमूव कर देंगे और एक नेगेटिव चार्ज डाल देंगे। तो ये आपको फॉस्फेट रेडिकल हो गया ड्यू टू, इसको हम बोलेंगे फॉस्फेट रेडिकल ड्यू टू एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर के चलते H हट जाएगा तीनों। और यहाँ हम नाइट्रोजीनियस बेस भी देख लें। पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ भी एक बार मैं बता देता हूँ तेजी में। नाइट्रोजीनियस बेस एरोमेटिक, एलिफैटिक नहीं, एरोमेटिक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। इसको हेट्रो हम इसलिए बोलते हैं कि कार्बन के एक रिंग में एक अलग कंपाउंड होता है। मतलब कार्बन का जो रिंग होता है, उस रिंग में से एक कार्बन हट के नाइट्रोजन लग गया, तो या कोई दूसरा एक एटम लग गया, तो इस तरह चूँकि यहाँ नाइट्रोजन लग रहा है, इसलिए इसको नाइट्रोजीनियस बेस कहते हैं। 2 तरह के होते हैं ये,
प्यूरीन, प्यूरिमिडीन। प्यूरीन की बात कर लीजिए तो ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है, एक पेंटा होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सॉरी पेंटा नहीं है, ये टेट्रा है, तो ये हेक्सा है इसके साथ अटैच्ड। तो यहाँ इस तरह से इसको हम डिनोट करेंगे, डबल बॉन्ड के साथ। जहाँ कोई एटम नहीं है वहाँ आप कार्बन मान के चलिए। देखिए नाइट्रोजन कहाँ है, यहाँ 1 2 3 और 1 4 नाइट्रोजन हम इस रिंग में है। डबल बॉन्ड एक यहाँ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है। नंबरिंग हमेशा से इम्पोर्टेंट है, 1 2 3 4 5 6। ये नंबरिंग का एक सिस्टम है IUPAC के थ्रू, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये इस तरह से हमको याद रखना होगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर जो हाइड्रोजन एटम है उस पर हमको कंसंट्रेट करना है। 9 नंबर के नाइट्रोजन पर जो हाइड्रोजन एटम है वो ही डीऑक्सीराइबोज के साथ बॉन्ड बनाएगा। इसको हमको यहाँ 9 पर जो है वो बॉन्ड बनाएगा प्यूरीन रिंग में। प्यूरीन में कौन कौन सी चीज़ आ गया, एडेनिन और गुआनिन। ठीक है, पिरिमिडीन में आ जाइए। पिरिमिडीन रिंग इस तरह का होगा, यहाँ 1 नंबर नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन एटम होंगे, डबल बॉन्ड नहीं होगा। दूसरा नंबर ये है, तीसरा नाइट्रोजन यहाँ है। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ एक डबल बॉन्ड होगा, यहाँ एक डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होगा क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन और एटम है। और यही हाइड्रोजन एटम यहाँ पर किससे बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन एटम पेंटोज से, शुगर से बॉन्ड बनाएगा। अगर हम पिरिमिडीन की बात करते हैं तो पिरिमिडीन का एग्जाम्पल क्या क्या हो गया। पिरिमिडीन का एग्जाम्पल हो गया थायमीन, साइटोसिन, यूरासिल। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में TCU। ये एडेनिन, गुआनिन, एडेनाइन और गुआनिन 9 जो है ये E और G से डिनोट करेंगे। थायमीन और यूरासिल का ही फर्क है। थायमीन और यूरासिल ये अच्छी तरह जान लीजिए कि RNA में थायमीन नहीं पाया जाता है, RNA में यूरासिल होगा थायमीन की जगह। तो DNA और RNA की बात करें, AGTC DNA में जो बेस होंगे नाइट्रोजीनियस बेस, RNA में क्या हो जाएगा, AGCU, थायमीन की जगह यूरासिल। थायमीन इज एब्सेंट इन RNA whereas present in DNA, so we are concentrating here in DNA। तो हमको AGTC याद रखना है, ये DNA में नाइट्रोजीनियस बेस होंगे। अब हमको क्या करना है, इन तीनों को अटैच करके एक मोनोमरिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड का बनाना है, जो भी हमने आपको बताया है। अब हम इस तीनों को अटैच कैसे करेंगे, किस बॉन्ड से ये हमारा पेंटोज, फॉस्फेट रेडिकल और नाइट्रोजीनियस बेस किस तरह से अटैच होगा। तो इसको भी बहुत इजीली हम अटैच कर सकते हैं, इसमें बहुत कोई ज़रूरत नहीं है। एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए तेजी में इसको देख लीजिए, हाउ विल वी अटैच इट। कोई टफ चीज़ नहीं है। स्ट्रक्चर थोड़ा आपको लग रहा होगा, जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं हैं उनको लग रहा होगा किस तरह का स्ट्रक्चर है, लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। अब हम एक सिंगल
न्यूक्लियोटाइड यूनिट बना रहे हैं। क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। तीनों मतलब फॉस्फेट को, रेडिकल को, शुगर यूनिट को, नाइट्रोजीनियस बेस को। किस तरह से जोड़ेंगे, बीच में हम लिखेंगे, हम डीऑक्सी की बात कर रहे हैं इसलिए मैं डीऑक्सी राइबोज का ही स्ट्रक्चर बनाऊंगा। देखिए यहाँ दोनों हाइड्रोजन है, मतलब ये डीऑक्सी है। ठीक है, अब हम इसका नंबरिंग भी कर देते हैं, 1 2 3 4 और 5। यहाँ भी कार्बन है, कार्बन भी नोट कर देते हैं आपकी सुविधा के लिए। इस तरह से ये स्ट्रक्चर हमको किस चीज़ का है, डीऑक्सी राइबोज। यहाँ हम फॉस्फेट रेडिकल को लिख लें, P डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ इस तीनों को हमको जोड़ देना है, फॉस्फेट रेडिकल, डीऑक्सी राइबोज और न्यूक्लियोटाइड हम ले लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड हम शॉर्ट फॉर्म में ही डिनोट करते हैं। सपोज हम ये वाला न्यूक्लियोटाइड लिए जिसमें आपको हाइड्रोजन एटम, पहला हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन पर जो है उसको हम ये इससे जोड़ते हैं। इस तीनों को जोड़ेंगे, क्या होगा, पहला ये है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है और इसको जोड़ के हमको सिंगल यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्राप्त करना है। यहाँ से H2O निकल जाएगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा, तो ये H2O निकलेगा और ये H2O निकलेगा। तो किस तरह का बॉन्ड बताएगा, यहाँ से हम इसको, ये OH निकल गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया इस तरह से। यहाँ से OH निकल गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया इस तरह से। तो ये हमारा H2O निकलने के बाद डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हो गया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये हमने एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड बना लिया। अब यहाँ इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करेंगे। शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से डिनोट करेंगे, ऐसे करेंगे, देखिए अब ये नाइट्रोजीनियस बेस, यहाँ एडेनिन है, पेंटोज शुगर है, ये देखिए CH2 रिंग है, उसके जगह हम इसको थोड़ा ऐसे करके ऊपर से टिल्ट किए हैं, और ये फॉस्फेट रेडिकल जो अटैच्ड है। ये एक टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड हो गया। 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, 4 टाइप्स, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। 4 टाइप कैसे हो जाएंगे, सिंपल है, इसको आप इसी तरह से कीजिएगा। और यहाँ ए की जगह साइटोसिन आएगा, ग्वेनाइन आएगा, थायमिन आएगा। अलग अलग नाइट्रोजीनियस बेस चेंज होता जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो 4 टाइप हो गए, एडेनाइन, साइटोसिन, ग्वेनाइन, थायमिन। तो 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड हमको हो गए। अब हमको इन न्यूक्लियोटाइड को एक दूसरे से जोड़ना है, क्योंकि हमें क्या बोला है कि न्यूक्लियोटाइड एक सिंगल मोनोमर यूनिट है। जब मोनोमर यूनिट को एक दूसरे से हम जोड़ देंगे तो एक लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमरिक यूनिट बनेगा, और उस लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमरिक यूनिट को ही हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे। तो अब हम इस न्यूक्लियोटाइड को किस तरह से जोड़ेंगे, समस्या मेरे साथ ये है
इसको हम जोड़ेंगे कैसे। तो उसके लिए अब आगे आप देखिए और इसको वीडियो को एंजॉय कीजिए। हाउ विल यू ऐड दीज मोनोमेरिक यूनिट। आपको हमने ये बताया, इस पर आप कंसंट्रेशन दीजिएगा कि आपको 4 तरह का मोनोमेरिक यूनिट है। देखिए हम इसको एक साथ इस तरह से लिख देते हैं। एडेनिन, साइटोसिन, मान लीजिए 3 ही यूनिट से अभी हम शुरू करते हैं आपको समझाने के लिए। थायमिन। अब ये किस तरह से अटैच्ड होंगे, हम इनको किस तरह से जोड़ें। इसको जोड़ने के लिए तीनों को हमको थोड़ा डिटेल में इसका स्ट्रक्चर यहाँ लिखेंगे, वो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए ये हमारा CH2 है, ये 5 नंबर कार्बन एटम है, ये 4 नंबर है, 3 नंबर है, 2 नंबर है और एक 1 नंबर है। ठीक है, 3 नंबर कार्बन एटम पर एक OH है। दूसरा यूनिट हमारा इस तरह से है, देखिए, और यहाँ पर दूसरे यूनिट पर ये बॉन्ड है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बॉन्ड है। ये मान लीजिए A है, ये C है, और अगर यहाँ पर से एक H2O निकल जाए तो क्या होगा, ये O डायरेक्ट अटैच्ड हो जाएगा यहाँ से 3 नंबर कार्बन एटम से। तो क्या हुआ, ये डाई ईस्टर बॉन्ड हो गया। ईस्टर बॉन्ड क्या होता है, COO, यहाँ 2 O है, ये डाई ईस्टर बॉन्ड हो जाएगा। ये इसको हम बोलेंगे डाई ईस्टर बॉन्ड। आपको हमने बताया था कि डाई ईस्टर बॉन्ड से ये जुड़ा रहता है, तो ये डाई ईस्टर बॉन्ड हो गया। अब ये नीचे वाले से जुड़ेगा, उसको हम इतना डिटेल में न लिख के इस तरह से लिखेंगे P और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये डाई ईस्टर बॉन्ड हुआ। तो हमारा ये न्यूक्लियोटाइड डाई ईस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है, और ए चेन ऑफ 3 कैन बी एक्सटेंडेड टू चेन हैविंग ए मिलियन ऑफ मोनोमरिक यूनिट। ये 3 से ये चेन बढ़ के बहुत लंबा, बहुत मिलियन में चला जाएगा DNA स्ट्रक्चर में, तो यही चेन एक्सटेंड हो जाता है। अब यहाँ गौर करने वाली बात क्या है कि हम इस यूनिट में इसको हम 5 प्राइम इंड बोलेंगे और इसको 3 प्राइम इंड बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये 5वें नंबर कार्बन एटम पर जो फॉस्फोरस है वो आगे किसी से अटैच्ड नहीं है, मतलब वो फ्री है। तो यहाँ का इंड ये 5 प्राइम इंड हो गया, और यहाँ पर तीसरे नंबर कार्बन एटम पर OH फ्री है, तो ये इंड हो गया 3 प्राइम इंड। इस तरह के स्ट्रक्चर में DNA का इसको हम एक सिंगल स्ट्रैंड मानेंगे। देखिए DNA का ये एक सिंगल स्ट्रैंड हुआ। डबल स्ट्रैंड होने के लिए क्या होगा, ये 5 प्राइम इंड और ये 3 प्राइम इंड हो गया। कंपेयर कीजिए इससे आप। लेकिन हमारा ये जो दोनों चेन है वो एंटी पैरेलल होता है, मतलब कि दूसरा जो बनेगा वो ऊपर में 3 प्राइम रहेगा
और नीचे में 5 प्राइम होगा। अब ये कैसे होगा? ये होगा, और इसको जानने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, इसी स्ट्रक्चर को उल्टा लिख देना है। वो हम कैसे लिखेंगे? वो इस तरह से लिखेंगे। इसी स्ट्रक्चर को अगर हम उल्टा लिखते हैं तो वो स्ट्रक्चर इस तरह से उल्टा लिखाएगा। हमने आपको बताया था डीएनए के स्ट्रक्चर में ये दोनों एंटी पैरेलल होंगे। एक 5 प्राइम एंड होगा, दूसरा इसका एंड 3 प्राइम होगा। एक 3 प्राइम होगा, दूसरा 5 प्राइम होगा। तो मैंने इस स्ट्रक्चर को उल्टा कर दिया और ये यहाँ 3 प्राइम एंड हो गया और ये 5 प्राइम एंड हो गया, अभी जैसे मैंने बताया। लेकिन यहाँ एक चीज़ देखने वाली बात यह है कि यहाँ जो आमने सामने बेस हैं उनके साथ एक साइंटिस्ट थे, चारगाफ्स रूल हम बोलते हैं उसको, चारगाफ्स रूल। उन्होंने बताया कि इन नाइट्रोजीनियस बेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। किसके किसके बीच में? ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। उसी तरह टी और एच के बीच में डबल बॉन्डिंग होगा, मतलब वाइस वर्सा। और दूसरी तरफ उन्होंने बताया सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होगा और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होगा, वाइस वर्सा। तो यहाँ ए के सामने टी है, यहाँ डबल बॉन्डिंग हो जाएगा हाइड्रोजन। सी के सामने जी है, यहाँ ट्रिपल बॉन्डिंग हो जाएगा। फिर टी के सामने यहाँ ए आएगा, ये डबल बॉन्डिंग हो जाएगा। तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर बेस पेयर है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच्ड है। ये हम बेसिक स्ट्रक्चर वैटसन और क्रिक का बेसिक स्ट्रक्चर इसको बोलेंगे। वैटसन एंड क्रिक का मॉडल है, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है डीएनए का। और ये अब इसमें कैसे कन्वर्ट होगा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट होगा? तो यही ये पॉइंट है जहां पर ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक दूसरे के आमने सामने होता है। चारगाफ रूल के हिसाब से एडेनाइन और थाइमिन, इसके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। साइटिसिन और गुआनिन के बीच में, गुआनाइन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ये हमने आपको बता दिया। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इस दोनों यूनिट को, इसको मान के चलिए आप इस तरह से, इसको ट्विस्ट करेगा और इसको भी ट्विस्ट करेगा, और इसको इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ट्विस्ट करते हुए, इसको इस तरह से ट्विस्ट करते हुए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएगा। अब इस ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर्व्स डेवलप्स, ये कर्व्स जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते डेवलप हो रहा है। एंड ड्यू टू दिस कर्व स्ट्रक्चर बिकम ट्विस्टेड एंड स्पाइरल लैडर टाइप। ये स्ट्रक्चर ट्विस्ट होके स्पाइरल लैडर टाइप का बन जाएगा। इसको हम 5 प्राइम 3 प्राइम दे रहे हैं। यहाँ बेस पेयर होंगे, जो बेस पेयर हमने आपको बताया अभी, जैसे ए टी है, ये कुछ भी हो सकते हैं चारगाफ रूल के हिसाब से, ये बेस पेयर होंगे। और ये जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है डाई ईस्टर बॉन्ड, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से डिनोट करेंगे। ये जो हमारा बॉन्ड है भीतर में, ये डाई ईस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और इस दोनों का डिस्टेंस फिक्स है। मतलब कि ट्विस्ट होने पर हमको लग रहा है कि ये बेस पेयर का डिस्टेंस कम है और ये ज़्यादा है, कोई कम ज़्यादा नहीं है, सब बराबर है डिस्टेंस, सब डिस्टेंस इक्वल है। These structure are basically polynucleotide chain, इसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलेंगे। एंड in between these pairs are called base pair या BP, बेस पेयर या शॉर्ट फॉर्म में इसको BP हम बोलेंगे।
तो ये हो गया आपको बेस पेयर। बेस पेयर के बारे में आप जान गए, एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन, गुआनिन, और थायमीन एडेनिन जस्ट वाइस वर्सा है। और जो सॉलिड लाइन है ये सॉलिड लाइन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर इज फिक्स्ड, मीन एक्सिस के अलोंग बेस पेयर इक्वल डिस्टेंस पर है। मतलब ये अगर इसका मीन एक्सिस है, यहां निकाल रहे हैं, तो इससे जो बेस पेयर है वो बराबर डिस्टेंस पर है। तो मीन एक्सिस के अलोंग बेस पेयर इक्वल डिस्टेंस है। ये लाइन बीच में छोटा या बड़ा नहीं है, बल्कि फिक्स डिस्टेंस है बीच का। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये डीएनए का फाइनल स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और केमिकली जो स्ट्रक्चर होना चाहिए प्रॉपर वो है। मेरे पिछले वीडियो को देखिए, इसके साथ पिछले वीडियो का भी लिंक है। और इस दोनों स्ट्रक्चर को आराम से घर पर एक बार अगर बनाने का कोशिश कीजिएगा, समझ में आएगा। अच्छी तरह से इसको बना के घर पर ट्राई कीजिए। और इसके बाद मैं आरएनए के बारे में बताऊंगा, और फिर तब मैं प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ाऊंगा। अविनाश क्लासेस में मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर नहीं समझ में आए तो जो भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं उसका जवाब दूंगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद। अब मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ।